Dear students, today we are going to discuss the last and final part of our economics lesson number 2, People as a Resource. Yesterday we studied that education and health play an important role in human life. You have studied, आप पढ़ चुके हैं दो एग्जाम्पल, वन अबाउट साकाल एंड अनदर अबाउट विलास. साकाल ने देखा, साकाल के केस में आपने देखा कि इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ अर्थात जीवन के शुरू के वर्षों में उसके लिए उसके पेरेंट्स ने एजुकेशन की व्यवस्था की, जिसके कारण उसे गुड जॉब मिली, सैलरी मिली. इस प्रकार आपने देखा साकाल के लाइफ में एजुकेशन ने रोल प्ले किया. इसने उसके लिए नया क्षितिज, नया होरिजन, नई अपेक्षाएं खोल दी, उसको नई एस्पिरेशंस दी और उसका सिस्टम इम्प्रूवमेंट होगा. इस प्रकार एजुकेशन ने केवल साकाल के लाइफ में ही रोल प्ले नहीं किया, अपितु उसको डिफरेंट टाइप अर्थात सोसाइटी के लिए भी इसने काम किया. इससे देश की नेशनल इनकम बढ़ी, पढ़ा लिखा हुआ तो देश की कल्चर इम्प्रूव हुई और उसकी इफ़िशियंसी इम्प्रूव हुई. इस प्रकार आप देखते हैं एजुकेशन कैसे रोल प्ले करती है. समय के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सिस्टम चलाया. रिटेंशन मीन्स बच्चे स्कूल न छोड़ जाएं. प्राइमरी एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, विशेष करके लड़कियों को भी. इसी प्रकार गवर्नमेंट ने, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, एट दैट टाइम नवोदय विद्यालय स्टार्ट की हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री, देश के हर जिले में, जिसमें 75% सीट्स आर रिजर्व फॉर द रूरल एरियाज, 25% अर्बन एरिया. वोकेशनल स्ट्रीम चलाया. सर वोकेशनल क्या होता है? आपने ITI का नाम सुना होगा, उसी में एक वोकेशनल ब्रांच चलती है. ये ITI और कॉमन जो आपकी स्टडी होता है उसके बीच का कम्बिनेशन है. ये इसलिए स्टार्ट किया ताकि बच्चों को नॉलेज के साथ स्किल मिल सके. इसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे, जब 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें 151 करोड़ रुपीज़ 151 करोड़ रुपीज़ एजुकेशन पे खर्च किया, जो कि उस समय GDP का 0.64% था. और अभी 11th 5 ईयर प्लान में ये 37,600.90 करोड़ रुपीज़ था, जो कि हमारी GDP का 3.3% था. इसी प्रकार आप ये भी देखेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्राफ है, इसमें 3 चीज़ें आपको मिलेंगी. इसमें दे रखा है पर्सन्स का लिटरेसी रेट, मेल और फीमेल. पर्सन्स मीन्स ओवरऑल, और मेल मीन्स कितने % जेंट्स पढ़े लिखे हैं और कितने % फीमेल पढ़े लिखे हैं. इस प्रकार ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि क्या 1951 के बाद में इंडिया का लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ? यस. इंडिया का हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी ईयर में रहा? 2011. वाई लिटरेसी रेट इज हाई अमंग द मेल्स ऑफ इंडिया? क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है. पेरेंट्स अपनी रिसोर्सेज का ज़्यादा हिस्सा गर्ल्स के बजाय बॉयज़ पे खर्च करते रहे. वाई आर वुमेन लेस एजुकेटेड देन मेन? जैसा हमने आपको अभी बताया कि पेरेंट्स यहाँ ज़्यादा स्पेंड करते हैं. अच्छा, किसी जगह का लिटरेसी रेट कैसे काउंट किया जाता है? बेटा स्पोर्ट्स, आपकी कॉलोनी में 2000 पीपल रहते हैं. उन 2000 पीपल में से 7 ईयर्स से लेस के जो बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ माइनस कर दो, उनका नंबर माइनस कर दो. सपोज ग्रोस 2000 में 7 साल से कम के बच्चे 400 हैं, तो बाकी कितने बच्चे बचे, कितने लोग बचे? 1600. इस 1600 में से सपोज ग्रो 1200 पढ़ लिख सकते हैं, तो इसका मतलब आपका लिटरेसी रेट 75% हुआ. टोटल पॉपुलेशन 2000, 7 ईयर से लेस के माइनस के 400 थे, बचे 1600. 1600 में से 1200 रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपका लिटरेसी रेट क्या हुआ? 75%. क्या संभावना है कि इंडिया का लिटरेसी रेट 2020 तक क्या हो जाएगा? एज पर 2011 इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है और 2020 तक हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये 82 के नियर अबाउट हो जाएगा. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट
हमारे यहाँ पे 1951 में इंडिया में 18% पीपल वर लिटरेट, जो कि 2010-11 में 74%। साथ के साथ लिटरेसी ह्यूमन बींग्स को अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए और राइट्स को जानने के लिए भी ज़रूरी है। अब हम देखते हैं ये जो 74% लिटरेसी रेट है, ये डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में अलग अलग है। जैसे जेंट्स का लिटरेसी रेट फीमेल की तुलना में 16.6% फोर है। इट मीन जेंट्स आर नियरली 82% एजुकेटेड वाइल वुमेन आर 64% एजुकेटेड। देन अर्बन एरिया और रूरल एरियाज का कंपैरिजन करें तो अर्बन एरियाज में 16% लोग गांव के बजाय ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। फिर हम स्टेट टू स्टेट आते हैं। इंडिया का सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट केरला है, जहाँ पे 94% पढ़े लिखे हैं, और इंडिया का सबसे कम लिटरेट स्टेट बिहार है, जहाँ 62% है। हमारे यहाँ पे प्राइमरी जो गवर्नमेंट जो सरकारी स्कूलों का प्राइमरी सिस्टम है, उस पर बड़ा पैसा खर्च हो रहा है। बट आपने देखा होगा, हमारा दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ पे बहुत स्कूल हैं, लॉट ऑफ स्कूल्स हैं, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बट हमारे यहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन सब चीज़ों को डिल्यूट कर देती है, नष्ट कर देती है। हमारे यहाँ ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा। ड्रॉप आउट मीन्स स्कूलिंग लाइफ पूरा करने से पहले, अपनी स्कूलिंग पढ़ाई पूरा करने से पहले ही बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्व शिक्षा अभियान सिस्टम चलाया। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 to 14 ईयर्स के हर बच्चे को एजुकेशन देने के लिए चलाया। ये टाइम बाउंडेड प्रोग्राम था कि जो 2010 तक सभी को इसके सिस्टम में लाना था, 6 to 14 ईयर्स के। इसमें 90 और 10 का रेशियो था। 90% पैसा भारत सरकार और 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स का था। ये एजुकेशन की तरफ एक बड़ा प्रोग्राम था। ये टाइम बाउंड प्रोग्राम था। स्टेट और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप का था, जैसे मैंने 90 और 10% बताया। इसमें लोकल गवर्नमेंट मीन पंचायतों और कम्युनिटी का भी रोल था कि ये सुपरविजन कर सकते थे, ताकि एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जा सके, सबको दिया जा सके। दूसरा, जो लोग किसी कारण से स्कूल छोड़ गए उनको वापस स्कूलों तक लाना, उनके लिए ब्रिज कोर्स कराना। ब्रिज कोर्स मीन्स वो अपना काम भी करते रहे और छुट्टी के दौरान, हॉलीडेज के दौरान उनको कुछ पढ़ाया जा सके, बच्चे स्कूल ज़्यादा आ सकें। प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम चलाई गई कि बच्चों को दोपहर का खाना है वो स्कूल में दिया जाएगा। इससे स्कूलों में अटेंडेंस भी बढ़ेगी और बच्चे स्कूल को छोड़ेंगे भी नहीं, रिटेंशन भी नहीं होगा, और बच्चों का हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। क्योंकि बहुत सारे गरीब पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ऐसे मैनेज नहीं कर सकते। 11th जो 5 ईयर प्लान था, 11th जो 5 ईयर प्लान था, इसमें हायर जो एजुकेशन था उसमें अर्थात 18 से 23 साल के जो बच्चे थे वो केवल 15% ही कॉलेज लाइफ अटेंड करते थे। इसलिए फोकस किया गया कि सब लोग वहाँ पढ़ें, क्वालिटी एजुकेशन हो और हर स्टेट का अपना अपना सिलेबस हो, वोकेशनलाइजेशन हो और इंटरनेट का प्रयोग हो। इस प्लान में ये फोकस किया गया कि जो लोग किसी कारण से काम में लग गए तो उनको डिस्टेंस एजुकेशन दी जाए, अर्थात संडे या किसी और हॉलीडे को उनका जब छुट्टी हो तो उनकी कॉलेज लगे। इसी प्रकार फॉर्मल नॉन फॉर्मल मीन्स जब आप स्कूल में पढ़ते हो फॉर्मल स्टडी है, आप समाज में सीखते हो नॉन फॉर्मल, उसको जोड़ा जाए। इस प्रकार बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए। पिछले 50 ईयर्स में हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है। जैसा आप पाएंगे 1950 में देश में 30 यूनिवर्सिटीज़ थी, जो कि 2012 में कितनी हो गई, 723। 1951 में 750 कॉलेजेस थी, जो आगे चल के 37 लाख से 37,000 से ज़्यादा हुए। इस प्रकार आप पाओगे कि हमारे यहाँ पे बड़ी ग्रोथ हुई है। अब आप क्वेश्चंस देखेंगे, इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेजेस, क्या हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जैसे बढ़ रहे हैं, क्या उतने नंबर ऑफ कॉलेज सफिशिएंट है? नो। डू यू थिंक वी शुड हैव मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज? यस। उसके बाद में आप देखेंगे हेल्थ। कोई भी फर्म, कोई भी इंस्टीट्यूट किसी व्यक्ति को अपने यहाँ एम्प्लॉय करता है, नौकरी पर रखता है तो प्रॉफिट चाहता है। अब आप बताइए, क्या कोई इंस्टीट्यूट किसी ऐसे वर्कर को हायर करेगा जिसकी हेल्थ पुअर हो, बीमार रहता हो? आपने देखा होगा कोई नहीं। एक हेल्दी पर्सन अपने पोटेंशियल और एबिलिटी के अनुसार काम करता है, बट एक अनहेल्दी पर्सन है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस इंस्टीट्यूट के लिए एसेट ना होके, उसके लिए फायदेमंद ना होकर लायबिलिटी एक बर्डन बन जाता है। इसलिए हेल्थ किसी भी व्यक्ति के भले के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने हेल्थ स्टेटस पर भी बड़ा फोकस किया। हमारी नेशनल पॉलिसीज रही हैं कि हर को हेल्थ फैसिलिटी मिले।
फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाए गए, न्यूट्रिशनल सर्विस चलाई गई है, और जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड मीन्स पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनको कुछ भोजन वगैरह की व्यवस्था की गई। पिछले 50 ईयर्स में, ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, इंडिया ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, वेंटिलेटर्स हैं, मेडिसिन हैं, हॉस्पिटल्स, उन पे बड़ा फोकस किया है, यहाँ पे बड़ा फोकस किया और पूरा यहाँ पे ध्यान हुआ है। फिर आप देखेंगे इन मेजर से हमारे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसा आपने कल भी पढ़ा था, पॉसिबल लाइफ है वो 2011 में 65 ईयर्स हो गया। इन्फेंट मोटिलिटी रेट घटा है। इन्फेंट मोटिलिटी रेट क्या होता है? वो बच्चे अपने लाइफ का 1 ईयर पूरा करने से पहले मर जाते हैं। अर्थात ए चाइल्ड हु डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ हिज लाइफ ही इज काउंटेड एज इन्फेंट मोटिलिटी रेट। ये बेटे 1000 पे काउंट होता है। जैसे मैं कहूँ कि इंडिया का इन्फेंट मोटिलिटी रेट 1951 में 147 था। इट मीन्स 1951 में 1000 जन्म लेने वाले जिंदा अर्थात लाइव बर्थ लेने वाले बच्चे 147 जन्म लेके 1 साल के अंदर अंदर मर जाते थे, जो कि 2010 में 47 तक आया। हमें इस पे और काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार क्राउड बर्थ रेट 1000 लोगों पे कितने लोग जन्म लेते हैं, ये भी आपने देखा होगा। पहले 1000 लोगों पे 22 लोग बर्थ लेते थे, जो घट के 7 हुआ है। इसी प्रकार फिर आप आगे आएंगे तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ पे कितने PHC मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और SC मीन्स सब सेंटर। अर्थात ये कितने थे कितने नहीं, ये डाटा आप अपनी बुक के अनुसार देखेंगे। हमारे देश में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो अब भी बहुत कम है। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी डेंटल कॉलेजेस हैं, उनमें से 50% से ज़्यादा 4 स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में, जो कि बड़ी समस्या है। अब हम पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा बेरोजगारी क्या होती है? आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन है, बेरोजगारी एक वो सिचुएशन है जब एक व्यक्ति काम करना चाहता है फिलहाल के मजदूरी की रेट पे, बट काम नहीं मिलता। अर्थात ए पर्सन हु वांट्स टू डू वर्क ऑन द करंट वेजेस मीन्स जो रेट मजदूरी के हैं उसके ऊपर, बट उसे काम नहीं मिलता, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। अब ऊपर के एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे साकाल की मदर शीला है, वो एक डोमेस्टिक अर्थात एक हाउसवाइफ है, उसके घर में बच्चे हैं, उसका पति है। आप देखते हैं साकाल का भाई जीतू, उसकी बहन सीतू इधर उधर घूम के और खेल के समय बिताते हैं। क्या आप शीला को बेरोजगार कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं? नो, क्योंकि वो बाहर काम करने की इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसे घर का काम होता है। जीतू और सीतू को कह सकते हैं? नो। वाई? क्योंकि दे आर लेस देन 15 ईयर्स। मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया होगा कि 15 to 59 ईयर्स, 15 से 59, 15 to 59 ईयर्स के लोगों को हम वर्क फोर्स पॉपुलेशन में काउंट करते हैं। शीला 15 to 59 में आती है, बट शी इज ए हाउस वाइफ, शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर पेमेंट आउटसाइड द होम। जीतू और सीतू एंड साकाल ये सब छोटे बच्चे थे, आपने देखा होगा। उनको हम बेरोजगार नहीं कह सकते, अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग 15 साल से छोटे थे। उसके बाद में आप नेक्स्ट देखेंगे कि जीतू और सीतू को हम नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। इसी प्रकार जैसा आपने देखा होगा इंडिया में वर्कफोर्स पॉपुलेशन कितनी होती है? 15 to 59 ईयर्स। सर 15 से बिलो चिल्ड्रन, 15 और 59 अडल्ट, और सर 59 प्लस एज्ड और जो चिल्ड्रन होते हैं वो वर्क के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, अर्थात उनको वर्कफोर्स में काउंटिंग नहीं करते। अब देखिए साकाल के ब्रदर हैं, भाई बहन है, वो इस ग्रुप में नहीं आते हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाते। उसकी माँ भी काम करने की इंटरेस्टेड नहीं है, घर से बाहर, डोमेस्टिक डोमेन मीन्स डोमेस्टिक एरिया से बाहर, इसलिए हम इसको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज में मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे रूरल एरियाज में 2 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है, एक सीजनल और एक डिस्चार्ज्ड। सर सीजनल क्या होता है? सीजनल जनरली ईयर के कुछ मंथ्स में वर्क होता है, बाकी नहीं होता। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में सीड सोइंग, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप, थ्रेसिंग ऑफ द क्रॉप, ये वो मंथ होते हैं
जिसमें काम बहुत होता है, बाकी में काम नहीं होता। इसी प्रकार डिसजॉइंटेड में क्या होता है, सपोज एक एक्टिविटी में, इन एन एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी में 3% आर रिक्वायर्ड बट 5% आर इंगेज्ड। 3 व्यक्ति चाहिए बट 5 लोग लगे हुए। इफ द 2% आर रिमूव्ड, यदि उन 2 व्यक्तियों को मैं निकाल दूं तो द प्रोडक्शन विल नॉट इफेक्ट, प्रोडक्शन उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाएगा। और उन दोनों को निकाल के हम कहीं और काम लगा देते हैं तो रियली फैमिली की इनकम बढ़ती है। इस प्रकार के जो 2 लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड अतः डिसजॉइंटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में आपने देखा होगा 5 और 8% का है कि इन एन एक्टिविटी 5% आर रिक्वायर्ड बट 8% आर इंगेज्ड। आप 3% को निकाल दें, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। जनरली ये भी एग्रीकल्चर में पाया जाता है। अब आते हैं हम अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में डिफरेंट टाइप का है। अर्बन एरियाज में मेट्रिकुलेशन मीन्स 10th, ग्रेजुएशन मीन्स BA BSc, पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स MA MSc MCOM, लोग बड़े बेरोजगार हैं। एक स्टडी मीन्स एक रिपोर्ट ये दर्शाती है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग मेट्रिकुलेट की बजाय ज़्यादा बेरोजगार हैं। 10th पास की बजाय ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ज़्यादा बेरोजगार हैं। सर क्यों? क्योंकि 10th पास कोई भी काम कर सकता है और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात BA BSc MA MSc लोग किसी छोटे काम को करने से पहले अपनी इको को कनेक्ट करते हैं, इसलिए वो कोई काम को आसानी से छोटा काम करना नहीं चाहते और बड़ा उनको मिलता नहीं। अब देखिए एक पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन है। इसका मीनिंग क्या है, किसी एक एक्टिविटी में जब 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो 50 लोग मिलते हैं, और दूसरी एक एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड टैलेंट, उसके लिए रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज, क्वालिफिकेशन, स्किल के लोग न के बराबर मिलते हैं। इसको हम पैराडॉक्सिकल मैन सिचुएशन पावर कहते हैं। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज है। ये देश की इकोनॉमी, देश की जो एसेट है उसको लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है। बेरोजगारी व्यक्ति में हेल्पलेसनेस की कंडीशन, होपलेसनेस अर्थात SI बेचारापन लेकर आती है। ये युवाओं को निराश करती है, डिस्पेयर करती है, डिसअपॉइंट करती है और वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट नहीं कर पाते। जब उनके पास जॉब नहीं होती तो अपनी फैमिलीज को एजुकेट नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार आपने देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट लोग उन लोगों के ऊपर बर्डन बनते हैं जो घर में अर्न कर रहे होते हैं, इसलिए इकोनॉमिक ओवरलोडिंग बढ़ जाती है, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाता है। सर डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? सपोज आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, योर मदर, फादर एंड योर सिस्टर या ब्रदर, आप 2 भाई बहन और आपके माता पिता। मान लीजिए योर फादर इज ओनली वर्किंग पर्सन, तो आपकी फैमिली का डिपेंडेंसी रेशियो 1:3 है, क्योंकि एक व्यक्ति अर्न कर रहा है, 3 लोग उस पर वो डिपेंड है। आपके मदर फादर दोनों काम करते हैं और आप 2 भाई बहन हैं, आपका डिपेंडेंसी रेशियो 2:2 है। आपके दोनों मम्मी पापा दोनों काम करते हैं और आप अपने माँ बाप की अकेले संतान है, अपने माँ बाप की सिंगल चाइल्ड है, तो आपकी फैमिली का डिपेंडेंसी रेशियो 2:1 है। अब आपने देखा होगा डिपेंडेंसी रेशियो जितना बढ़ेगा वो सोसाइटी पे नेगेटिव इफेक्ट रखेगा। क्यों? क्योंकि फिर उस परिवार की बेयर सब्सिस्टेंस मीन्स मुश्किल से ज़रूरतें पूरी होंगी, उससे उस फैमिली की हेल्थ स्टेटस नेगेटिव होगा, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। इस प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, डेट्रीमेंटल इफेक्ट डालता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी देश की डिप्रेस्ड इकोनॉमी मीन्स वो इकोनॉमी बहुत वेल सेटल्ड नहीं है। ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है जिसको हम अच्छी तरह यूज कर सकते थे। ये पीपल कैन नॉट बी यूज, और इसको यदि ढंग से यूज नहीं करें तो इकोनॉमी के लिए दिक्कत है। अब इंडिया में हम कैलकुलेशंस की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम है, बट बेटा आप देखोगे बहुत सारे लोग उस काम में लगे हुए हैं, वो काम उनकी पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी से बहुत लो है और उस काम में उनकी इनकम बहुत कम है। अब वो काम परस्यूइंग कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों उस काम को वो कंटिन्यूइंग कर रहे हैं? तो आपने देखा होगा ये काम उनको जबरदस्ती करना पड़ रहा है। जो काम अपनी चॉइस का वो चाहते मिल नहीं रहा, वो बेकार, अर्थात वो घर पे बेकार बैठ नहीं सकते, दे कैन नॉट सिट इडल, क्योंकि परिवार को कैसे मैनेज करें, इसलिए वो अपनी एबिलिटी और इनकम को देख के देर सब्सिस्टेंस के लिए काम कर रहे हैं, मुश्किल से वो अपना परिवार चला पा रहे हैं। इस प्रकार आपने इसमें देखा। दूसरा, इंडिया में जो एग्रीकल्चर वो ज़्यादातर लोगों को एडजस्ट करता है, अब्जॉर्ब करता है। रिसेंट ईयर्स में
एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा डिपेंडेंसी रेशियो घटा है, जिससे डिस्चार्ज अनएम्प्लॉयमेंट भी घटा है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से लोग निकल के सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है और टर्सरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पर भी ये लोग गए हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी आप देखते हैं अब बहुत सारे आता है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी अब बहुत सारे लोगों को इंगेज कर रहे हैं। बाकी ये स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, इस एग्जाम्पल को आप स्टडी करेंगे और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से बेटा डिस्कस करेंगे। हम कल इस पर्टिकुलर चैप्टर के असाइनमेंट और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके।